नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज आतंक के आकाओं की पूरी प्लानिंग का करेंगे पर्दाफाश। बताएंगे आपको कि कहां तक पहुंची एटीएस की जांच, टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने कहां कहां मारे छापे। खबरों की खबर में आज आपको लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों का कश्मीर और कानपुर कनेक्शन भी बताएंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि यूपी एटीएस ने कानपुर से बिल्डर समेत कितने संदिग्धों को उठाया और बिल्डर का क्या है आतंकियों से बैंक कनेक्शन। पहले मई और फिर अगस्त में कौन कौन से शहर और धार्मिक स्थलों को दहलाने की थी इन आतंकियों की साजिश। बताएंगे आपको कि किस तरह से ये आतंकी जिहादी क्लास चलाकर लोगों का कर रहे थे माइंड वॉश। कानपुर से कैसे मिल रही थी अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों को मदद, इसका भी करेंगे खुलासा। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों का क्या है सोशल मीडिया कनेक्शन और जिहादी क्लास के साथ कैसे ऑनलाइन भी किया गया था लोगों का ब्रेन वॉश। आतंकी ट्रेन में बम धमाके कर क्यों यूपी बिहार के मजदूरों को भी बनाना चाहते थे अपना निशाना। और लखनऊ पहुंचने वाले अलकायदा के 2 और कमांडर आखिर कौन थे, ये सब आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आतंकियों से एटीएस की पूछताछ में अब तक कौन कौन से राज खुले हैं। दरअसल लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। इसमें 3 अहम खुलासे हुए, जिसमें पहला ये कि अपने आकाओं के हुक्म पर मई में ही इन आतंकवादियों ने देश को दहलाने की साजिश रची थी और मानव बम के लिए उन्नाव के रहने वाले शाहिद और शहर के कुछ और युवाओं को इसके लिए तैयार भी कर लिया गया था। लेकिन मई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से इनके मंसूबों पर पानी फिर गया, तो आतंकियों ने योजना बदली और इसके बाद 15 अगस्त के आसपास घटनाओं को अंजाम देने के लिए रणनीति तैयार की गई। लखनऊ से आतंकियों की गिरफ्तारी में जो दूसरा और अहम खुलासा हुआ वो ये कि मिन्हाज सोशल मीडिया के जरिए भारत में अलकायदा के गुट अंसार गजवातुल हिंद से जुड़ा था और ऑनलाइन ही बड़े आतंकवादियों ने मिन्हाज का ब्रेन वॉश किया, उसे कट्टरता को बढ़ाने वाले वीडियोस भेजे, जिसके बाद 1.5 साल तक मिन्हाज ने स्लीपर सेल की तरह काम किया। यहां तक कि वो खुद मानव बम बनने के लिए भी राजी हो गया। मिन्हाज नौकरी जाने के बाद सक्रिय रूप से अलकायदा से जुड़ गया। जांच में यह भी बात सामने आई कि दोनों आतंकियों ने नई सड़क इलाके में बैठकर पूरी साजिश की तैयारी की और यहीं पर दहशतगर्दी की क्लास रूम भी चलाई जा रही थी। यहां पर मौजूद आतंकियों के साथी युवाओं को इकट्ठा किया करते थे और फिर दोनों उन युवाओं का माइंड वॉश करने का काम करते थे। दोनों आतंकी इस सिलसिले में कई बार शहर आए। यहां पर क्लासरूम संचालित करने के लिए फंड की व्यवस्था एक बिल्डर के जरिए की जाती थी। वहीं इस पूरे मामले में यह भी सामने आया कि मूसा और तौहीद नाम के 2 कश्मीरी लोगों से मिन्हाज संपर्क में था। तौहीद के खाते में मिन्हाज ने पैसे भी भेजे थे। इतना ही नहीं, इन संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग 3 महीने तक श्रीनगर में हुई, जहां उन्हें पहचान छिपाकर रेकी करने, कुकर बम बनाने और मानव बम बनने के लिए जरूरी बातों की ट्रेनिंग दी गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कहां-कहां छापे मारे। दरअसल टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। कट्टरपंथ से जुड़े 10 दिन पहले दर्ज एक मामले के सिलसिले में अनंतनाग, श्रीनगर, अवंतीपोरा, बारामूला और कुछ दूसरी जगहों पर यह छापेमारी कर एजेंसियों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जहां यूपी में चल रहे ऑपरेशन के बीच एनआईए ने सोमवार को कश्मीर के अनंतनाग जिले से आईएसआईएस के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जो मिशन वॉइस ऑफ हिंद के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का अभियान चला रहे थे। इसके लिए इन्हें आईएसआईएस फंडिंग कर रहा था। ये तीनों आईएसआईएस की तरफ से जारी पत्रिका वॉइस ऑफ हिंद का ऑनलाइन प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। इनके घर से आईएसआईएस के साहित्य, टी-शर्ट और डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए। इनसे मिले इनपुट के आधार पर मामला ऑनलाइन कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ पाया गया और एजेंसी को कट्टरपंथी प्रक्रिया के पीछे कुछ विदेशी आधारित संचालकों की भागीदारी के भी इनपुट्स मिले, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों का कश्मीर के साथ साथ कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है।
मिन्हास के मोबाइल से यूपी एटीएस को कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। मिन्हास घातक विस्फोटक के लिए कश्मीर के लोगों से जुड़ा था। उसके घर से मिली उसकी डायरी में तौहीद और मूसा का भी जिक्र है। मिन्हास इन दोनों से टेलीग्राम ऐप के जरिए संपर्क में रहा करता था। वहीं मिन्हास लखनऊ के शकील के जरिए कानपुर के युवक के संपर्क में आया। मिन्हास के कब्जे से बरामद 32 बोर की देसी पिस्टल को उसने कानपुर के इसी युवक से खरीदा था, जो एटीएस के ऑपरेशन के दौरान मिन्हास के घर से बरामद हुई। तो इसके साथ ही एक प्रेशर कुकर में सर्किट बनाकर तैयार किया हुआ बम, 3 चाकू, एक कंपास, 3 मोबाइल, माचिस से निकला हुआ ढेर सारा बारूद और एक बोरा माचिस की खाली डिब्बियां भी बरामद हुई थी। मिन्हास के कब्जे से एक जला हुआ मोबाइल भी मिला था, जिसका डेटा रिट्रीव करने की कोशिश एटीएस कर रही है। एटीएस की छापेमारी की भनक लगते ही एक ऐप के जरिए मिन्हास ने अपने मोबाइल को गर्म करके जला दिया था। वहीं मंडियाव से गिरफ्तार हुए मुशीर के घर से भी एक प्रेशर कुकर बम और माचिस का बारूद बरामद हुआ था। आतंकियों की तलाश में जुटी यूपी एटीएस ने कानपुर से बिल्डर समेत 3 और संदिग्धों को उठाया है। अब तक पकड़े गए लोगों की संख्या 7 तक जा पहुंची है। इनमें से 2 संदिग्धों पर आतंकियों को सिम कार्ड सप्लाई करने की बात भी सामने आई है। खबर यह है कि इन 2 युवकों ने आतंकियों को प्री एक्टिवेटेड सिम सप्लाई किए। इन लोगों ने 1 दर्जन से ज्यादा सिम सप्लाई किए और ये सिम जिन लोगों की आईडी पर जारी हुए, उनमें से 3 पतों पर एटीएस जब पहुंची तो वहां पर कोई नहीं मिला। इसके अलावा इसमें से उठाए गए एक युवक के घर पर बैठकें हुआ करती थी, जिसमें जिहाद के लिए युवकों को प्रेरित किया जा रहा था। तो बिल्डर को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वो आतंकियों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचा रहा था। जब बिल्डर के 13 बैंक खातों को खंगाला गया तो इसमें विदेशों से पैसा आने की बात भी सामने आई। खबर यह भी है कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो बैठकें होती थी, उसके लिए फंड का काम एक बिल्डर किया करता था। इस बिल्डर के बारे में जानकारी है कि उसने हलीम कॉलेज के पास कई इमारतें बनाई, जो बिल्डर एग्रीमेंट के जरिए बनाया गया था और इसमें फ्लैट विदेशों में रहने वालों ने भी खरीदे। वहीं बिल्डर के 13 खातों के बारे में जो जानकारी मिली है, उनमें विदेशों से पैसा जमा किया गया। एटीएस के मुताबिक ये पैसा फ्लैट खरीदने के नाम पर बिल्डर के खाते में डाले गए। हालांकि अब इसमें यह जांच की जा रही है कि जो पैसा विदेशों से आया उसमें खरीदे गए फ्लैट्स की रजिस्ट्री कराई भी गई कि नहीं, या फिर ये पैसा सिर्फ कागजों में फ्लैट खरीदने के नाम पर दिखा दिया गया। वहीं एटीएस ने अब पैसा भेजने वालों की भी जांच शुरू कर दी है। बैंक डिटेल के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि पैसा भेजने वाले कौन हैं और बिल्डर से उनके क्या संबंध है। अगर फ्लैट खरीदने के नाम पर पैसा भेजा तो बिल्डर ने उसे कौन सा फ्लैट दिया, और अगर फ्लैट नहीं दिया तो पैसा कहां खपाया। जांच इस बात की भी की जा रही है कि अगर फ्लैट और जमीन नहीं दिया गया तो क्या पैसा भेजने वाले कारोबार में साझेदार थे, और अगर मामले में कोई व्यवसायिक रिश्ता नहीं मिला तो बिल्डर की मुश्किलें बढ़नी तय हैं और सभी बैंक खातों में आए पैसों का भी बिल्डर को हिसाब किताब देना होगा। और अगर विदेशों से आए इस पैसे का हिसाब नहीं मिला तो प्रवर्तन निदेशालय भी इस जांच में शामिल हो सकता है और बिल्डर पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज हो सकता है। वहीं इन आतंकियों के तार कानपुर के एक शिक्षण संस्थान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। पकड़े गए आतंकियों के पास से कुछ ऐसी अहम जानकारियां मिली हैं जिसके आधार पर जांच एजेंसी की एक टीम शहर के एक विश्वविद्यालय पहुंची और पूछताछ कर जानकारियां जुटाई गई। हालांकि यहां से किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन खबर ये सामने आई कि शहर के कुछ छात्र और शिक्षण संस्थान से जुड़े 1-2 लोग हिरासत में लिए गए संदिग्धों के संपर्क में थे। अब जिसके खिलाफ सबूत मिलते जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि इन आतंकियों के निशाने पर यूपी और बिहार के मजदूर थे, जिनको ट्रेन में धमाका कर ये अपना निशाना बनाना चाहते थे। इसमें यह भी खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करना चाहती थी। उसके निशाने पर गरीब मजदूर थे। इसका खुलासा आईबी ने आईएसआई के हैंडलर द्वारा पंजाब में बैठे एक स्लीपर सेल को भेजे गए मैसेज को डिकोड करके किया है। यह मैसेज हाल ही में भेजा गया था। आईबी ने मैसेज डिकोड करने के बाद यूपी एटीएस और दूसरी खुफिया एजेंसियों से इनपुट साझा किया। आईबी का दावा है कि आईएसआई के हैंडलर ने
पंजाब में अपने साथी को यूपी होकर बिहार से चलने वाली ट्रेनों में टाइमर बॉम्ब फिट करने का निर्देश दिया। वहीं इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। यूपी बिहार समेत इस रूट के सभी रेलवे स्टेशन प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल, जिला प्रशासन, लोकल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की यूनिटों को अलर्ट कर दिया गया। वहीं आतंकियों की पूरी प्लानिंग को समझने के लिए एटीएस की एक टीम बिहार के लिए रवाना हुई। ये टीम बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ आतंकियों की प्लानिंग और रूट मैप शेयर करेगी। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के ठीक बाद बिहार की ट्रेनों में बम विस्फोट की योजना के तार 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट से भी जुड़ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी एनआईए ने इस ब्लास्ट में हैदराबाद से जिस इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर खान को गिरफ्तार किया था वो आईएसआई के आतंकी थे। दोनों शामली जिले में कैराना के रहने वाले थे। इनके व्हाट्सएप मैसेज से सुराग लगाकर कैराना से इनके 2 साथी कफील और सलीम को भी पकड़ा जा चुका है। पार्सल रिसीव होने और विस्फोट का मिशन पूरा होने की जानकारी इमरान ने अपने पाकिस्तानी आका आईएसआई हैंडलर इमरान को व्हाट्सएप के जरिए दी थी। इमरान और नासिर के घर से आईईडी बम बनाने का सामान भारी तादाद में बरामद हुआ था और इस बार लखनऊ से पकड़े गए अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी मिनहाज और मशीरुद्दीन उर्फ मुशीर के घर से भी आईईडी बम बनाने का सामान बरामद हुआ। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार भी पंजाब के साथी को मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी एजेंट इमरान काना ही है। अलकायदा के दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेकर अब यूपी एटीएस इनसे पूछताछ लगातार कर रही है। कस्टडी के दौरान एटीएस दोनों आतंकी मिनहाज और मुशीर को लखनऊ के कई ठिकानों समेत संभल और कानपुर के कई ठिकानों पर भी लेकर जाएगी। साथ ही यूपी एटीएस दोनों आतंकियों को विस्फोटक खरीदने वाली जगहों पर भी लेकर जाएगी। वहीं एटीएस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कुकर बम बनाया कैसे जाता है, मानव बम में किन किन चीजों की जरूरत होती है। वहीं इन संदिग्धों से शुरुआती पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि 2-3 दिन में अलकायदा से जुड़े 2 कमांडर उनसे मिलने लखनऊ पहुंचने वाले थे, जिसमें से एक कमांडर के लखनऊ में ही रुकने की प्लानिंग थी जबकि दूसरा पश्चिमी यूपी में छुपने वाला था और दोनों कमांडरों की फोटो ईमेल के जरिए उनको भेजी जानी थी और इसके बाद ही उनको आगे की जानकारी दी जाती। साथ ही उन्हें बड़ी फंडिंग भी मिलने वाली थी। अब एटीएस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये रकम उनके पास कहां से आनी थी। आतंकी संगठन यूपी को केंद्र बनाकर पूरे देश में चौतरफा फिदायीन हमले की तैयारी में थे, लेकिन जिस तरह से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं, ठीक उसी तरह आतंकी संगठन भी उनकी हर एक्टिविटी को ट्रेस कर रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस अपने किसी भी ऑपरेशन की जानकारी आपस में फोन पर साझा नहीं कर रही है। आशंका है कि इनके फिदायीन किसी भी वक्त सुरक्षा बलों पर भी हमलावर हो सकते हैं। यही नहीं, वो पुलिस की गतिविधियों की जानकारी के मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बदलकर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी इनके हर हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।